आइए आपका इंतज़ार है, ऐसे ही है ना। इंतज़ार कर रहे थे ना क्लास का नेक्स्ट। अच्छा, आज की क्लास जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी, अच्छा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? ऑल गुड, ठीक है ना। अच्छा, आज की जो क्लास है इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लेंदी क्लास, एक शॉर्ट क्लास होगी, लेकिन और एग्जामिनेशन में कोई केस स्टडीज से आनी नहीं है, यानी एक नॉलेज बेस्ड क्लास है, लेकिन अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और आपको सीखने को मिलेगा, यानी काइंड रूल बेस्ड स्टफ, सही है ना। एक रेगुलेटर के बारे में हम जानेंगे। तो पहले मैं इस सब से जाने से बेहतर है, आई नीड अ यू नो एन एम्प्टी स्पेस, थोड़ा सा, ताकि पहले मैं आपको अपने तरीके से समझाऊँ। लेट मी जस्ट एडजस्ट माई स्क्रीन रियल क्विक। देयर यू गो। अच्छा जी, देखें, एक आम आदमी, आप और मैं, एक आम आदमी, सॉरी अबाउट माय ड्राइंग्स, वो जब एक एजुकेशन लेता है, क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन, लाइक 13-14 पेपर्स ऑफ योर्स, वो इन पेपर्स को करने के बाद क्या बन जाता है? एफिलिएट, ACCA एफिलिएट हो जाता है। फिर वो क्या करता है? वो लेता है मेंबरशिप, यानी 3 इयर्स आर्टिकल्स, वो उसने एक्सपीरियंस लिया, ये मैंने लिखा एक्सपीरियंस, और वो क्या बन जाता है? मेंबर। मेंबर ऑफ व्हाट? वो ACCA का मेंबर बन जाता है, ठीक है। यानी एक आम आदमी जो है वो ACCA का मेंबर बनता है, ठीक है ना। जैसे ऑडिटर्स हैं, और जैसे अकाउंटेंट्स हैं, और इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी है, जो भी ये एजुकेशन लेगा, प्लस वो जो 3 इयर्स आर्टिकल्स इंटर्न्स वो करेगा, एंड गेट अ मेंबरशिप, यानी एक आम आदमी ACCA का मेंबर बनता है। अच्छा, अब सवाल ये, क्या ACCA जो बॉडी है, क्या वो भी किसी की मेंबर है? अच्छा, ये जैसे ACCA है, बिल्कुल इसी तरह ICW भी है, इसी तरह ICAP भी है, सही है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह इंडिया की चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी है, CPA भी। देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल बॉडीज थ्रू आउट द ग्लोब, ठीक है। क्या ये बॉडीज भी, इनके मेंबर तो आम आदमी थे, नेचुरल पर्सन, सही है ना, लेकिन क्या ये बॉडीज जो हैं, क्या ये भी किसी की मेंबर हैं? तो बोला जी बिल्कुल, ये भी मेंबर हैं, और उसका नाम है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर्स हैं वो आम आदमी नहीं है, वो ये प्रोफेशनल बॉडीज़ इसकी मेंबर हैं। इसका मतलब हमारा और IFAC का रिश्ता एक दादा और पोते का है, हाँ? एक दादा दादी दादा वाला, और एक नाटी छोटा है उसका पोता, ग्रैंडसन। क्योंकि हमारे डैडी ऊपर कौन है? ACCA के पिताजी कौन है? IFAC। और IFAC के कितने बच्चे हैं? करीब 160, 170, 180, यानी 160 प्लस, यानी करीब 180, आप अंदाज़ा लगा लें अब आज के दौर में। 180 प्रोफेशनल बॉडीज़, नॉट नॉर्मल, नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं, प्रोफेशनल बॉडीज़ इसकी मेंबर हैं। और इन प्रोफेशनल बॉडीज़ के मेंबर तो फिर कोई दुनिया में मिलियंस हैं, सही है ना, मे बी 2-3-4 मिलियन अकाउंटेंट्स जो मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स, वो इनके मेंबर्स हैं। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम हमें रेगुलेट, अच्छा अब इसके अंदर देखें, अब रिलेशन भी यूँ देखें, जब हम कुछ कुछ गलत कर रहे होते हैं, सही है ना, वही हमारे खिलाफ फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है कौन? ACCA के आप लोग पढ़ते हो ना, बाय लॉज, बाय लॉज। अगर आप कहीं भी, इवन इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, मैंने एक केस स्टडी सॉल्व की है, जो कि अब ये जब आप कोर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें बाकायदा ये भी है कि एक आम स्टूडेंट, इवन व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ मेंबर, स्टिल ACCA के जो बायलॉज हैं वो आप पे अप्लाई होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई चीटिंग कर ली, कोई फ्रॉड कर लिया, इवन अगर कहीं आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कहीं आर्टिकल्स करो और आप विदाउट वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, किसी की फ़ीस पे नहीं की, बहुत कुछ है, और अगर आपकी कंप्लेन चले गई ACCA तक, यानी आम चीज़ों की कंप्लेनें भी जाती हैं भाई रेगुलेटर्स तक, कि भाई ये प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर है और ये काम कर रहे हैं, या ये स्टूडेंट है और ये कर रहे हैं। ACCA या ICAP या ICW ये आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, नो मैटर यू आर एन ऑडिटर, यू आर द पार्टनर, यू आर द मैनेजर, यू आर द स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, वॉट एवर, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अच्छा, अब सवाल ये कि अगर ये बॉडीज़ कुछ गलत करें तो इनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा?
तो इनके खिलाफ फिर एक्शन लेगा आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, सही है ना, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये इनके खिलाफ एक्शन लेती है। ज़रा सोचें कि अगर ACCA और ICAP और इनसे कोई गलती हो जाए तो इसका मतलब इनकी मेंबरशिप गई, और इनकी मेंबरशिप गई तो इनके नीचे जो आम मेंबर्स हैं वो भी बिखर गए हैं, उनके ऊपर से भी बाप का नाम हट गया, सही है ना, दादाजी ने ऐसा एक्शन लिया। तो पता ये चला कि इन्हें उनके लॉज मानने हैं, बाय लॉज, और उसके बाद ये आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह वो आईफैक जो है, भाई मैं आईफैक के स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा, आईफैक काउंसिल, आईफैक बोर्ड, ये सब नहीं, हमें आईफैक की खास कमेटी पे बात करनी है, हम आगे आते हैं उस पर बात करने। तो आईफैक, देखो आईफैक का मिशन क्या है थ्रू आउट द ग्लोब, उसका मिशन ग्लोबल है, सही है ना, ग्लोबल मिशन है कि इस अकाउंटेंसी प्रोफेशन को, इसको कैसे लेके चलना है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, सही ना, इस पूरे ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, ये जो पूरा प्रोफेशन है, इन सबको गाइडलाइंस देनी है, एजुकेशन की गाइडलाइंस है। पता चला है बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दें, या ये अभी तक वो भागीदारी, वो पार्टनरशिप वही पढ़ा, वो इनको बताता है भाई ये चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि इसकी काउंसिल में लोग बैठे होते हैं, इनकी अपनी कमेटीज़ हैं आईफैक की, वहाँ से गाइडलाइंस आती हैं, और उसके बाद ACCA वगैरह वो गाइडलाइंस, वो वर्कशॉप्स वगैरह वो हमें करवाते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे, जिस तरह हमारी CPD होती है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, सही है ना, कि एक प्रोफेशनल जो होता है वो एक बैटरी की तरह होता है कि उसको चार्ज होना पड़ता है। तो ये आपको जो चार्ज करवाते हैं ACCA, जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, एक्चुअली दे आर गेटिंग द गाइडलाइंस फ्रॉम आईफैक। तो आप आईफैक का रोल समझ गए। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आईफैक के अंदर जो हमें ख़ास एक कमेटी डिस्कस करनी है, अगर आपको याद हो तो मैंने एक टाइम एक क्लास में, आई थिंक मीटिंग 1 में प्रॉब्ली और मीटिंग 2 में मैंने कहा था कि ये होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को व्हेन यू प्रिपेयर यू यूज़ IS IFRS, और समटाइम लोकल, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स उसने इनको अडॉप्ट नहीं किया तो वो US गैप और वॉट एवर, सही ना। जब इसकी प्रिपरेशन हुई तो व्हाट यू यूज़ IS IFRS, लेकिन जब इसका एग्जामिनेशन हुआ तो उसके स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, आइजा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो इसको बनाने वाली भी तो कोई कमेटी, कोई बोर्ड होगा, कोई बॉडी होगी, और उस बॉडी के बारे में आज हम बात करेंगे, IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। और वो ये जो बॉडी है, ये जो IAASB है, ये दरअसल कमेटी है किसकी, आईफैक। तो हम असल में जो हमें कोर्स में जो बात करनी है वो आईफैक के एक रोल पे हम बात कर रहे हैं, और प्लस जो इसकी एक मज़े की कमेटी है जो हमारे लिए आइज़ा बनाती है, वो आइज़ा की तो देख के फिर आप ऑडिट करते हो कि ऑडिट एविडेंस पे एक आइज़ा है, जैसे आप लोग के IAS होते थे, इसी तरह आइज़ा हैं, सही है ना, रिपोर्टिंग के अपने आइज़ा हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग के अपने आइज़ाज हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट प्लानिंग के अपने हैं, फ्रॉड से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलग हैं, मॉडिफिकेशन के अलग हैं, ये सारे क्या हैं भाई, ये आइज़ाज कहाँ से आ रहे हैं, IAASB से आ रहे हैं। बात समझ गए। चलें, ये तो एक थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम गुफ्तगू अपनी आगे बढ़ाते हैं कि व्हाट इज़ आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। मिशन एंड विजन। मिशन आप लोग समझते हो, मिशन क्या होता है, व्हाट यू डू इन द सोसाइटी, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज इन द सोसाइटी। जैसे अगर मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी का मिशन पूछा जाए, कोई लिखने की ज़रूरत थोड़ी है, मिशन क्या, हम क्या करते हैं इस समाज में, व्हाट वी डू, वी टीच क्वालिटी एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, स्पेसिफिक ACCA ICW एंड ऑल दैट, सही है ना, ये मिशन है। मिशन का क्या मतलब होता है, what you do right now in the society, in the planet, that's called mission. विजन क्या होता है, what you see, what you yourself see in the future, कि फ्यूचर में हम किधर जाके खड़े होना चाहते हैं, ये कहलाता है विजन। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा ICAP का मिशन, विजन, इस पे बात करेगा, ऑल्दो इसका कोई केस स्टडी और उससे इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब एक चीज़ बात शुरू हो रही है तो उसके ऊपर हम स्टार्ट लेते हैं, सही ना। सो आईफैक इज़ व्हाट इज़ अ नॉन प्रॉफिट, non-government, non-political, international, global organization. Its membership consists of 180 professional accountancy organization. जैसे मैंने कहा ना, ACCA, वो इसकी मेंबर है। इसकी मेंबर आम आदमी नहीं है, इसका मेंबर जो है वो एक प्रोफेशनल बॉडी, और प्रोफेशनल बॉडी को उसकी बातें माननी है, जो गाइडलाइंस और जो रेगुलेशंस आ रहे हैं। अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग मिलियंस ऑफ अकाउंटेंट्स, आप और हम जैसे लोग, क्योंकि अगर ऊपर से उनकी मेंबरशिप हटी तो हम सब हो गए बेअसरा, इन मोर देन 130 कंट्रीज, वॉट एवर।
इट्स मिशन, देखो पहले मिशन पे बात हुई, इट्स मिशन इज टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। पहली क्लास से हमारी बात पब्लिक इंटरेस्ट पे ही हो रही है। ये सारे मामला क्यों हैं? क्योंकि मार्केट में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है, वरना इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत थोड़ी थी। सही है ना? ये आईफैक की और ये ऑडिट की और इसकी उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर सब अपने अपने पैसे अपने पास ही रख लें तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। तो व्हाट इज़ देयर मिशन? contributing to the development, adoption and implementation of high quality international standards and guidelines। सही है ना भाई? अगर ये बॉडीज़ आप हटा दो तो अपना ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशन ही ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ा मसला है वैसे इसके अंदर, एक बड़ा एक वो है ना, जैसे मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ACCA, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोफेशन। एक बहुत बड़ा मसला ये है, एक क्रिटिसिज्म है बहुत बड़ा, और ये बात बाहर नहीं होनी है, ये अपने बीच की बात है। सही ना? हर एक को नहीं बोलने का ये, क्योंकि अपने को तो सबको क्या बताना है कि यार ओहो अकाउंटिंग तो ये होती है और इसके बगैर तो बिजनेस चल नहीं सकता है। एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि दे आर जस्ट बीन काउंटर्स, इट्स अ नॉन वैल्यू लेडन प्रोफेशन। नॉन वैल्यू क्यों? नॉन वैल्यू क्योंकि सोचें, जब एक एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, कतर एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइन, जेट ब्लू, स्पिरिट एयरलाइन, स्पिरिट तो बैंकक्रप्ट हो गई, खैर सुने, जब उसका जहाज़ उड़ता है, रेवेन्यू बनाता है ना, तो उस जहाज़ उड़ने के पीछे अकाउंटिंग थोड़ी है, साइंस है। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स वो काम कर रहे होते हैं, पूरी फिजिक्स काम कर रही है। इसका मतलब उसके जो पायलट्स, उसके सारा सब ऑयल जहाँ से आया, एक्सट्रैक्शन, दिस इज़ ऑल साइंस, दिस इज़ ऑल साइंस। इसके पीछे अकाउंटेंट का क्या रोल है? मानते हैं आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बड़ा रोल है कि हाँ भाई, फिर उसकी अकाउंटिंग और वो आपका पूरा ERP सिस्टम और बिजनेस मैनेजमेंट और रेवेन्यू रिकग्निशन, ये वो सारी बातें अपनी जगह। लेकिन आज अगर दुनिया से, आज अगर उस एयरलाइन से ये सब खत्म हो जाए, अगर सिर्फ पायलट हो तब भी काम तो चली जाएगा ना। इसका मतलब ज़्यादा अहम रोल वो साइंस का है। तो अगर इस प्रोफेशन को यूँ क्रिटिसाइज, ऑल्दो इस प्रोफेशन की पॉजिटिव बातें भी बहुत हैं, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट इसको क्रिटिसाइज भी करती है कि यार ये कोई ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन आपने ये बात बाहर नहीं करनी है खास, सही है ना? इसलिए मैंने आपको बता दिया एक पहले डिस्क्लेमर देके। अगर इस तरह के इदारे ना हो तो ये मामला बहुत बोर्डम की तरफ चले जाएंगे। सही है ना? एक एंगल जैसे ऑडिटिंग पे भी यही है कि यार ऑडिटिंग के अंदर सब्जेक्टिविटी और जजमेंट और ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए, ताकि ऑडिटर कर ज़रा सोचे ना, अगर मैं सिर्फ रीडिंग करना शुरू कर दूँ, अब एक टाइम क्या बोलोगे, हमें रीडिंग ही करनी थी, तो घर पे खुद ही कर लेते रीडिंग यार। अगर मैं वैल्यू ऐड ना करूँ तो रीडिंग तो घर पे खुद भी कर लो यार, अच्छे से एक कुछ रीडिंग, वेरी गुड, या इसको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर लो, क्या फ़ायदा? बिल्कुल ऐसा ही मसला इन स्टैंडर्ड्स का भी है। बोला ये स्टैंडर्ड्स समटाइम इतने बोर्डम क्रिएट कर देते हैं या इतने रूल बेस्ड हो जाते हैं कि ये ऑडिटर के हाथ पैर जोड़ बांध देते हैं। बोलते हैं बस जो स्टैंडर्ड ने बोला वही करते रहो, जो स्टैंडर्ड बोल रहा होगा। तो इसमें वो बोलते हैं कि हमारी अपनी जजमेंट किधर है, हमारी अपनी जजमेंट का है, हमारी अपनी सब, हमारी अपनी क्रिएटिविटी किधर है? समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा रोल इसका ये है कि भाई फॉर द डेवलपमेंट, this is very important for the high quality international, contributing to the development of strong professional accountancy organizations कि इन ACC ICW इनको भी मजबूत करना, and accounting firms, high quality practices by professional accountants। अगर ऐसे ही छोड़ दिया इनको, कोई फ्रॉड कर रहा होगा, फिर बहुत सारे एनरॉन के केसेस होंगे, ऑर्थर एंड एंडरसन के केसेस होंगे, इतना सब कुछ होने के बाद भी हो रहा है। प्रमोटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स वर्ल्ड वाइड, अभी बोला आपको। Speaking out on public interest issues where the profession expertise is more relevant, of course। Public interest का मतलब आप समझते हो, the values and principle relating to the public good or what is best interest of the society। अब एक तो था इसका मिशन, मिशन आप समझ गए, what they do in the समाज, in the society। Now what is their vision? What is their plan in future? IFAC's vision is that the global accountancy profession is recognized as a valued leader, a dream in developing strong and sustainable organization, financial market and maishat economies। ये vision है। And then the values, सारे जो आपकी values होती हैं उससे आप अचीव करते हो अपने goals, objectives, अपने mission को। The values of honesty, integrity, expertise and transparency are the guiding principles that IFAC seek to exemplify through its council, through its board, committees, volunteers and staff। These are the values। सही है ना? कि भाई अगर रोज़ हर साल ऑर्थर एंड एंडरसन जैसे केसेस आ जाए, हर साल
इस तरह के केसेस आना शुरू हो जाए, एनरॉन जैसे और वो लेमन ब्रदर्स जैसे, हाँ, और ऐसे सत्यम कंप्यूटर्स जैसे ऐसे बड़े बड़े फ्रॉड आना शुरू हो जाएं, लोगों का विश्वास ख़त्म हो जाएगा ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स पे। और ऐसा हुआ है तारीख में। पहले बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी ह्यूज फर्म, भी रिसेंटली भी PwC पे पेनल्टी लगी थी, फिर उससे पहले कितनी पेनल्टीज। इससे क्या होता है, एक आम आदमी का ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि यार ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स ये करते। जैसे अगर आप सोचें एक मेडिकल प्रोफेशन, अगर उसमें रोज़ एक बड़ी गड़बड़ हो, यार कभी वो सिजर भूल जाते हैं और ये पब्लिक न्यूज़ पे आ जाएगी और ऑपरेशन के बाद सिजर ही अंदर रह गई, या दिल का ऑपरेशन करना था दिमाग का कर दिया, अब क्या बोलोगे, आपका डॉक्टर्स पे से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। लोग सिर्फ देसी टोटके आजमाएंगे। फिर अल्टीमेटली द प्रोफेशन विल गो। देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल प्रोफेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू एंड मी कि हम एक आध के। तो सम टाइम एक आध की हरकत, ये हम नेक्स्ट जो एरिया होगा, नेक्स्ट एरिया तो खैर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ जाएंगे, लेकिन जो एथिक्स और उस पर बात करेंगे तो उसमें हम ये प्रोफेशन पे बात करेंगे कि हमारी हरकतों से कहीं ऐसा ना हो कि पूरा प्रोफेशन ही गिर जाए। ये प्रोफेशन को बचाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, इस बड़े टाइटैनिक को। ये तो छोटी मोटी चीज़ें, तो जब ये इस तरह के कोलैप्स आते हैं, अल्टीमेटली लोगों का ट्रस्ट, जैसे जब जहाज़ गिरने लगते हैं कभी कभार, आप देखते हैं, यू रिमेंबर आई थिंक 2025 में बहुत सारे प्लेन इस तरह हुए थे, जैसे वाशिंगटन में हुआ था। तो हम लोग के लिए बड़ा वो था, यानी US में घबराहट हो गई थी कि यार ये क्या करें यार, कि ये जहाज़ कैसे दो टकरा गए हेलीकॉप्टर, ये यानी ये तो बहुत बड़ी बात है, वो लैंडिंग कर रहा है, इस तरह तो हो ही नहीं सकता था। सही है ना। फिर ऐसे ही उस टाइम पे इतने सारे इवेंट्स एक साथ हो गए थे 25 की बिगिनिंग में इस तरह। तो लोगों का बाकायदा ट्रस्ट जो है ना वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है कि यार हम फिर फ्लाई ना करें अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो। ठीक है, खैर, anyways, let's proceed. So what is IFAC? You know, what is your relationship with IFAC, and what is the mission and vision and values? और मैंने आपको अंदर की बात भी बता दी कि इस पर बड़ी मेहनत की ज़रूरत है इस प्रोफेशन के लिए, वरना बड़े मसाइल होंगे। IFAC has, अब now IFAC, we talking about IFAC has 4 standard setting board। ज़ाहिर है हमें जो गुफ्तगू करनी है, जो हमारे मज़े का बोर्ड है, जो कमेटी है, वो IAASB है, नॉट IASB। IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये है IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो आपको क्या बना के दे रही है, आइजास। सही है ना, और भी बना रही है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आइजा है। अच्छा, फिर इस तरह की ये एथिक्स कमेटी है जो एथिक्स वगैरह उसकी गाइडलाइंस देती है। एथिक्स हमारे पास पूरा चैप्टर है। इसी तरह एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड है, सही है ना, जो बताता है कि भाई इन्हीं और जो मेंबर्स हैं इनके ACC ISFW के भाई लेटेस्ट रिसर्च और एजुकेशन वो क्या होनी चाहिए। इसी तरह पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो अकाउंट्स और उनके ऑडिट्स हैं उसके लिए भी एक कमेटी है। तो खैर ये तो एक बस जनरल गो थ्रू है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट IAASB। IAASB, International Auditing Standard Board, is an independent standard setting body that serves the public interest by setting high quality auditing, assurance and other related areas। अगर आपको याद हो, मैंने एक क्लास पढ़ाई थी आपको, ऑडिट भी होता है, रिव्यू भी होता है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स भी होते हैं, कंपाइलेशन भी होती है, कितने सारे वो असाइनमेंट्स हैं। तो उनके लिए स्टैंडर्ड्स चाहिए, वो स्टैंडर्ड, ये हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ये कमेटी बनाती है। कैसे बनाती है उस पर हम बात करेंगे, उसके प्रोसीजर पर हम आज ही बात करेंगे कि वो क्या प्रोसीजर होता है जिससे ये स्टैंडर्ड पैदा होता है, दुनिया में आता है। ठीक है ना। व्हाट इज़ IESBA, वो जैसे मैंने अभी कहा एथिक्स वाला, is just, scan it. The ISB is an independent, once again, by setting robust ethics standards for professional accountant. We have a chapter for ethics, professional ethics का हमारे पास proper chapter है, including auditor independence requirement। हम बात करेंगे इस पे कि अगर auditor वहाँ जाए और CFO उसकी wife हो, auditor वहाँ जाए और उसने लोन लिया हो, auditor वहाँ पहुँचे और कोई गहरी दोस्ती हो जाए, बहुत कुछ हो, very interesting। और वो फिर केस स्टडी वाला एरिया है, वहाँ से केस स्टडी आती है, सिचुएशन बनती है ना उसमें, इसमें तो सिचुएशन नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू डेवलप गाइडलाइंस ऑन obviously professional ethics and promotes understanding, to continually monitor and stimulate debate on wide range of ethical issues to ensure that, देखिए अगर ये ethics माइनस हो जाए तो ख़त्म हो गया ना, ऑडिट की तो ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। अगर ऑडिट की डेफिनेशन जो कहती है ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, आप उसमें से इंडिपेंडेंट को हटा दें, जस्ट गेम ओवर है। गैर जानिबदाराना रवैया, न्यूट्रल रवैया, इम्पार्शल रवैया, हाँ, न्यूट्रल रवैया। जैसे जब दो लोगों में फाइट हो जाए तो हम किसको बुलाते हैं, आर्बिट्रेटर।
इफ यू वांट टू सेटल आउट ऑफ कोर्ट। आर्बिट्रेटर अगर आपके मज़हब का हुआ, आपके बिलीफ का हुआ, आपका रिश्तेदार हुआ, तो बात ही ख़त्म होगी ना, वो तो गैर जानिबदार ना हुआ, वो तो बायस्ड हो गया। जैसे जज होता है, अगर जज इंडिपेंडेंट ना हो, बात ख़त्म। जज ने पैसे ले लिए, जज की रिश्तेदारी थी, जज का आपके साथ बिजनेस में कोई पार्टनरशिप थी, और आज वही आपके लिए फ़ैसला सुना रहा है, फ़ैसला तो फिर पता है, यू आर फ्री बर्ड ना है ये चीज़। तो दिस इज़ द थिंग कि भाई ये एथिकल, ये सब इंडिपेंडेंस ये अगर ना हो तो गेम ओवर। सही है ना, इतना मुश्किल है। तो स्टिमुलेट डिबेट टू रिस्पॉन्सिव एक्सपेक्टेशन एंड चैलेंजेस एंड वट एवर। ओके, देन देर इज़ वन मोर कमेटी। अभी मैंने आपसे कहा कि इनकी देखो 4 है, एक ये वाली जिसपे हमें बात करनी है अभी और डिटेल, एक एथिक्स वाली, एक तालीम वाली, और एक गवर्नमेंट वाली, पब्लिक सेक्टर। दिस the IASB's objective is to develop guidance, conduct research, and facilitate the exchange of information to ensure that accountants, you and me, are adequately trained and meet their responsibilities. हाँ भाई, इनकी कोर्स आउटलाइन में AI डाला ही नहीं डाला, फलाने IFRS डाले नहीं डाले, CPD कैसा जा रहा है, हाँ इस किस्म की रिसर्च की ये नई चीज़ आई है, तो ये सब क्या है, ये इट्स रिलेटेड टू education. And then for the government, they do IPSB work to improve public sector financial reporting worldwide, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट होती है, हाँ, आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, अगर स्टेट वाइज है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रोविंशियल सिस्टम है, जो भी आपका सिस्टम है, हाँ, लोकल बॉडी सिस्टम है, तो उनके भी तो अपने अकाउंट्स बनते हैं, उनकी भी तो अकाउंटिंग होती है, बजट असाइन होता है, सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड बाय डेवलपिंग इंटरनेशनल एक्रूड बेस्ड अकाउंटिंग फॉर यूज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक सेक्टर। खैर एनीवेज, हमें आगे बढ़ना है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोनाउंसमेंट इशूड बाय IASB, हमारी जो बॉडी है, हमें जो काम करना है, वो IFAC की किस कमेटी पे हम बात करने जा रहे हैं, IAASB, और मैंने अभी आपको पढ़ा है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, और इसके अंदर भी हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है, ये हमारा कोर्स है, आइजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, नॉट IAS एंड IFRS, वो आप लोग दूसरे पेपर्स में पढ़ते हो, इधर थोड़ी बहुत एप्लीकेशन हो जाए वो अलग, लेकिन हमारा असल जो हीरो है वो क्या है भाई, आइजा। ओके, नाउ the structure of pronouncement issued by the IASB is as follows: IESB Code of Ethics, okay, International Standard of Quality Management, okay, International Framework for Assurance Engagement, ये देखें, ये आ गया हमारा आइजा, फॉर ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम जो पढ़ते हैं, या P7 में पढ़ोगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपसे बिजनेस खरीदने आया हूँ, आपने कहा भाई इतने $1 मिलियन का बिजनेस है, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ज़रा मुझे ये बताओ तुम्हारा अगले बिजनेस जो है अगले 5 साल कैसा चलेगा। उसने कहा अभी फाइनेंशियल्स बना के देता हूँ अगले 5 साल के, बेस्ड ऑन अजम्पशन कि अगर आज साल इतना रेवेन्यू है, नेक्स्ट ईयर मेरा इतना होगा, नेक्स्ट 2 ईयर्स में हमारा एक कॉम्पिटिटर माइनस हो रहा है, देखो गवर्नमेंट के लॉस चेंज होने वाले, तो हम इधर पहुंच जाएंगे, इधर 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 इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, यानी वो पूरी फाइनेंशियल्स मुझे बना के देगा, इंक्लूडिंग नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग। इसको कहते हैं नॉट हिस्टोरिकल, ये हिस्टोरिकल नहीं है, ये है प्रोस्पेक्टिव, ये आप पढ़ोगे P7 में। हमारा जो कोर्स है वो किस पे बात करता है, हिस्टोरिकल, जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है, द ईयर ऑलरेडी एंडेड। सही है ना, आप लोगों ने आज तक जो चीज़ें पढ़ी है वो हिस्टोरिकल पढ़ी है, हिस्टोरिकल। हम भी जो ऑडिट करेंगे वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल। तो ये देखिए क्या बता रहा है, आइजा फॉर ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरिंग एंगेजमेंट फॉर अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट। अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्लास 2 में थोड़ी बातें बताई थी, मैंने कहा था कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे भी समझा रहा हूँ। लेकिन हमारा इस वक्त जो रोल है वो सिर्फ इस बॉडी के साथ है, और किसके साथ है, आइजा। तो हमें इस तरफ आना है, ठीक है, ये तो खैर मैंने लिखा। अब आप ज़रा समझें कि भाई आइजा की अथॉरिटी क्या है, आइजा क्या करता है, IAS क्या करता था, जो बचपन में आप लोग पढ़ के आए हो, IAS वो क्या करता था, जब आप अकाउंटिंग करते थे, फिक्स एसेट की अकाउंटिंग, डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग पॉलिसी, रीवैल्यूएशन, तो वो कहता था कि नहीं नहीं अब आप सोचना बंद करो और IAS और IFRS को देखो। वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, फाइफो कहता है, लाइफो कहता है, एफको कहता है, क्या कहता है वो क्या कहता है कि जी वो एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट पे, और वो क्या कहता है प्रोविजन देना है या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी देनी है, नोट्स टू दी अकाउंट्स में क्या देना है, IAS 37। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने अपने दिमाग को ऑफ किया और आपने IAS और IFRS को अप्लाई किया।
और अगर IAS और IFRS आपके मुल्क में अप्लाई नहीं होते तो मुल्क के लोकल स्टैंडर्ड, जैसे मैंने मिसाल क्या दी, US गैप, हमारे यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में IAS IFRS अप्लाई नहीं होते, कोशिश पूरी है जेल होने की, लेकिन उसमें सालों लग गए नहीं, वो US गैप पे चलता है। आप समझ आ रही बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि जी ये IAS, और अब ये इसी तरह आइज़ा पे आते हैं, जब आप ऑडिट कर रहे होते हो और अगर आपके मुल्क के मकामी कानून ने इफ़ दे हैव अडॉप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कि भाई अडॉप्ट कर लिए हमने, ये अब मुल्क के कानून ने अडॉप्ट कर लिए कि कंपनी, तो फिर ऑडिटर को भी अपना दिमाग इस्तेमाल करने से पहले आइज़ा को देखना होता है। आइज़ा क्या कर रहा है? आइज़ा कह रहा है ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। हाँ, आइज़ा के अंदर भी रूम होते हैं फॉर द प्रोफेशनल जजमेंट के, ऑडिटर साहब अपना दिमाग यहाँ चला लीजिए, यहाँ पर अपना दिमाग चला लीजिए। कुछ जगहों पे जाके कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ आइज़ा स्टॉप हो, तो वहाँ आपको अपनी जजमेंट चलानी होगी। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप आइज़ा अप्लाई नहीं कर सके, कर ही नहीं सके आइज़ा अप्लाई, तो फिर आप अपनी रिपोर्ट में ये बात बताओगे कि बेस्ड ऑन आवर ऑडिट, इन आवर ओपिनियन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू वॉट एवर वी हैव एग्जामिन्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बट अकॉर्डिंग टू लोकल स्टैंडर्ड्स और वॉट एवर। आप समझ रहे कहानी को, कि आपको ये रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, आप शेयर होल्डर को ये बताते हो कि भाई मैंने इन स्टैंडर्ड्स, इस क्राइटेरिया पे ऑडिट किया पूरा, इतने ह्यूज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कि भाई जिसको कैसे बनाया होगा, इतनी पूरी दुनिया ने सोच के स्टैंडर्ड बनाया। ये स्टैंडर्ड ऐसे नहीं बन गया आज किसी के दिल में ख्याल आया तो स्टैंडर्ड आ गया, नहीं, अभी हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि कैसे। अच्छा, एक और सिचुएशन, अगर आपके मुल्क ने आइज़ा अडॉप्ट कर लिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अडॉप्ट कर लिए, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर आइज़ा और मुल्क का मकामी कानून टकरा गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, कि भाई यहाँ पर एक ही चीज़ वी कैन यूज़, ईदर द इंटरनेशनल और द लोकल बॉयज़, क्या करोगे? तो भाई सीधी बात है, ये बात शायद पहले हुई या नहीं हुई, जब भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस और लोकल स्टैंडर्ड्स, नहीं ये मैंने केस स्टडी में उसे पढ़ा है, जब भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस और लोकल स्टैंडर्ड में क्लैश होता है तो लोकल स्टैंडर्ड हमेशा प्रिवेल करता है, मुल्क का मकामी कानून ऑलवेज प्रिवेल। फॉर एग्जांपल इंडिया का लोकल लॉ वो कहे एक्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग उसी सिचुएशन में वाई कहें, तो हमें एक्स को मानना पड़ेगा। आप खुद सोचते होंगे कि यार ऐसी क्या बात है कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो पूरी दुनिया ने मिलकर बनाई, उसकी बात को हम यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे और लोकल बॉडी की कर रहे हैं, क्योंकि लोकल लॉ किस वजह से बनता है? आम आदमी के जमहूरी तरीके से वो लोकल लॉ बनता है। आम आदमी वोट करता है तो पार्लियामेंट में या कांग्रेस में लोग आते हैं, सेनेट में, अपर हाउस में, लोअर हाउस में, लोकसभा में, जो भी है आप लोग के नेशनल असेंबली, सेनेट, वॉट एवर, उसमें लोग आते हैं और वो रेगुलेटर्स और वो लोग स्टैंडर्ड बनाते हैं। इसका मतलब ये आम आदमी की खुशी से वो लॉ बना होता है, तो उस लॉ की अहमियत हमेशा उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में ज़्यादा होगी कंपेयर टू इंटरनेशनल। एग्जामिनेशन में सवाल बना भी था एक MCQ टाइप इस तरह कि भाई अगर लोकल लॉ और इसमें क्लैश आ जाए तो क्या करें। तभी मुझे अभी ख्याल आ रहा है, मैं जब वो केस स्टडी करा रहा था तो मुझे ख्याल है कि उसमें मैंने बात की कि उसमें ऑलवेज लोकल लॉ प्रिवेल करा, और मैंने उसके आपको लॉजिक भी दे दी। चलें आगे देखते हैं। ISAs provide the necessary standard for audit work to enable the auditor to express an independent opinion. क्योंकि अगर ऑडिटर के पास ये आइज़ा नहीं होंगे, how he or she is gonna work, and when they cannot work, they won't able to get the evidence. When they do not have the evidence, how will they express their opinion in the report? तो ये इसको help करता है, opinion on the financial statement. All standards relevant to the audit process for an assignment must be followed. All IASB pronouncement, including the ISAs, can be downloaded from whatever. Each standard contains an introduction. जैसे आप लोग IAS पढ़ते थे कि भाई IAS 10 अगर आप उसको डिटेल पढ़ें तो उसमें होता है ना कि भाई ये इसका नाम है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इस तारीख को ये स्टैंडर्ड पैदा हुआ, ये स्टैंडर्ड क्यों आया, इसकी क्या ज़रूरत, देखो इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन, प्रोविजन की डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, भाई ये सारी चीज़ें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो शुरू में ये बता दिया होता है ना कि पार्टी 1 क्या, इसका नाम क्या है, इसका क्या रोल है, वेंडर कौन है, वेंडी कौन है, रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन डिटेल्स, सब कुछ उस स्टैंडर्ड में होगी, big booklet. If any objective cannot be achieved, the auditor must use his judgment, क्योंकि ऑडिटर भी एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल जजमेंट, टू रीवैल्यूएट हिज एबिलिटी टू अचीव द ओवरऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड देयरफॉर द इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. By their nature, ISAs require auditor to use their professional judgment when applying them. Okay, we just discussed. If in exceptional circumstances the auditor judges
that it is necessary to depart from a fundamental principle or essential procedure to achieve, तो फिर ये बात क्या in the working papers कि अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इधर से डिपार्ट करना पड़ेगा और मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो फिर ये बात यू विल हैव टू जस्टिफाई दैट इन द वर्किंग पेपर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्टैंडर्ड डू नॉट ओवरराइड लोकल लॉज। ये मैंने अभी आपको बता दी बात कि अगर लोकल लॉ इसमें क्लैश होगा, ऑलवेज द लोकल लॉ प्रिवेल, और इसको एग्जामिनर ने एग्जामिन भी किया। Governing audit and assurance. However, if national regulations have been followed but relevant ISAs have not been applied in their entirely, then auditor's report cannot state, देखो अगर आपके मुल्क में आइजा अप्लाई नहीं हुए या अप्लाई हुए थोड़े बहुत अप्लाई हुए, तो आपको ये बात रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी कि वी हैव कंडक्ट, भाई कोई ग्लोबल इन्वेस्टर है वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट पड़ेगा, तो जब ऑडिट रिपोर्ट पड़ेगा तो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा होगा कि वी हैव कंडक्टेड ऑडिट अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैंडर्ड्स और अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स अलाउड इन द कंट्री वॉट एवर। तो कहीं पे मिक्स एंड मैच भी है कि भाई थोड़ा इधर का थोड़ा इधर का, और अगर बिल्कुल आपने आइजाज नहीं किया, आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू लोकल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, ये तो वो फिर समझ जाएगा कि ये सिंगापुर है या नेपाल है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, क्योंकि मुल्क की सिचुएशन को देख के भी लोकल फॉरेन इन्वेस्टर समझता है कि यार इस मुल्क में क्या इतने एक्सपर्ट मौजूद हैं जिन्होंने ये स्टैंडर्ड बनाए होंगे, इनकी पार्लियामेंट ने या इनके डेलीगेटेड कोई रेगुलेटर ने बनाए होंगे। जब ये इंटरनेशनल को नहीं मान रहे तो फिर तो समझ रहे हैं ना, एक फॉरेनर का भी एक अपना वो ट्रस्ट वो चाहिए, और स्पेशली जो यूज़र, आई रिपीट मैं इसको फिर पढ़ता हूँ। However, if national regulations have been followed but relevant ISAs have not been applied in their entirely, the auditor's report cannot state we conducted our audit in accordance with international। क्या आप ये अल्फाज फिर यूज़ नहीं कर सकते, फिर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो पूरा डिपार्ट कर लिया उससे, समझे। लेट्स प्रोसीड। प्रोजेक्ट्स आर, अब ये डेवलपमेंट, ये आइजा पैदा कैसे होता है, हाँ आइजा 700, आइजा 230, आइजा 320 है, वो आपके कोर्स में वो नंबर याद रखने को नहीं कहता, वो कहता है भाई बस ये नाम है उसी तरह चलो। लेकिन कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे नंबर्स भी याद करते हैं, सही है ना, कि आइजा के जैसे आप लोगों ने अकाउंटिंग में नॉर्मली नंबर याद रखते हो IAS 10 और IFRS और वॉट एवर, लेकिन इसमें इतना नंबर ACCA की जहाँ बात कर रहे हैं उसको नंबर याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, कर लिए कोई वो नहीं, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं। तो ये आइजा पैदा कैसे होता है, कोई भी पर्टिकुलर आइजा देखें क्या लिखा, प्रोजेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, वैसे आप लोग के दिमाग में क्या है, कैसे पैदा होता होगा आइजा, सोचें सर। ऐसे आईफैक को ख्याल आया पैदा हो गया हैं, ऐसे IAASB को ख्याल आया, क्योंकि आईफैक की एक कमेटी है ना, भूलना नहीं, आईफैक और उसकी एक कमेटी है IAASB, पावर इसके पास है ना इसको पैदा करने के, उसको ख्याल आया, उसने कहा स्टैंडर्ड बना दो यार, बोर हो रहे थे, थोड़े पैसे ही आएंगे। सबसे पहले ये कैसे होगा, कोई एक नीड क्रिएट होगी, वो नीड कहाँ से आ सकती है, वो किसी प्रोफेशनल बॉडी से आ सकती है, कोई प्रोफेशनल बॉडी इनको लिखे कि वी शुड हैव दिस स्टैंडर्ड इन पर्टिकुलर प्रोसीजर इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑडिटिंग वेयर वी लैक, और मे बी ड्यू टू टेक्नोलॉजी और मे बी ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज ये इसकी ज़रूरत पड़ गई है, सही है ना। ये किसी प्रोफेशनल बॉडी से आ सकती है, ये किसी प्रोफेशन आपके और मेरी तरफ से आ सकती है, बिजनेस कम्युनिटी से आ सकती है, ये आईफैक की काउंसिल उस तरफ से आ सकती है, कहीं से भी है। लेकिन फिर उसका मतलब ये नहीं कि एकदम बन गया वोट दे दो बन गया, नहीं, फिर उसके बाद बाकायदा ज़ाहिर है उसका वो एक्सपोजर ड्राफ्ट बनेगा जैसे लॉ बनता है, फिर वो सबको भेजे जाएंगे, फिर उनकी वेबसाइट पे चढ़ेंगे, हाँ भाई देखो भाई अब आप लोग अपने कमेंट्स करो, फिर वो रिव्यू करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अगर कोई ऐसी चीज़ आई तो फिर उसमें एडिट करेंगे, यानी इसकी फाइनल डेवलपमेंट तक जब वो पूरा पब्लिश हो जाए उससे पहले ये अप एंड डाउन, और ये वी कॉल इट अ ब्रेन स्टॉर्मिंग, और ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ये चीज़ चलेगी, सही है ना। ज़रा देखते हैं इसको। प्रोजेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड बाय IAASB मेंबर्स, एडवाइजरी ग्रुप कहीं से भी आ सकती है, बिजनेस कम्युनिटीज़, द फोरम ऑफ फर्म्स, ऑडिट फर्म्स की तरफ से आ सकती है बिकॉज दे आर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व इन ऑडिटिंग, तो उनकी तरफ से आ सकती है कि भाई हम ये एक प्रपोजल लाएँ। एन इंडिपेंडेंट एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, IFAC मेंबर्स, यानी कहीं से भी ये चीज़ आइडेंटिफाई हो सकती है। A task force research and develops an exposure draft, एक ED बनेगा. This may be a joint project with a national auditing standard body. The typical development process is as follows. ये देखें, ये रहा आपका प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्रपोज्ड किसी ने तो किया होगा,
मे बी बिजनेस कम्युनिटी, मे बी एडवाइजरी काउंसिल, मे बी ऑडिट फर्म्स, मे बी यू एंड मी, कहीं से आया। अच्छा, एक तो है कि बिल्कुल ही बोंगा ऐसा फारिग बात आई कि वो वहीं से ही रिजेक्ट हो गई, गेट आउट। जैसे होता है ना कभी कभार वो बिल पेश करते हैं असेंबली, अबे भाई ये तो सुनने के भी काबिल नहीं है, भाग जाओ, वोटिंग तो बात की बात है, सुनना ही नहीं है, ना वाइट पेपर ना रेड पेपर ना कोई पेपर, कोई ज़रूरत नहीं है। कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा कि यहाँ से फिर सेनेट में जाओ और इधर जाओ, प्रेसिडेंट के भी साइन हो। जब अगर ये प्रोजेक्ट प्रपोज जो किया था, इफ़ अप्रूव्ड, प्रोजेक्ट असाइन टू अ टास्क फोर्स, फिर ये नई गेम शुरू हुई, रिसर्च कैरिड आउट एंड एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड। ठीक है, exposure draft placed on IFAC website and widely distributed for comment to member bodies, कि ACC को भेजा, ICW को भेजा, सबको भेजा कि भाई आप लोग इंटरेस्टेड पार्टीज एंड जनरल पब्लिक, जब वेबसाइट पे आ गया बिकम्स अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, अब आम अकाउंटेंट सबकी तरफ से कमेंट्स आना शुरू। सही है ना, किसी के दिमाग में भी क्या है ना, लॉट ऑफ न्यू गुड फ्रेश आइज, कॉम्पिटेंट आइज, कमेंट्स रिसीव्ड एंड कंसिडर्ड, एक्सपोजर ड्राफ्ट रिवाइज, अरे कमेंट्स आएंगे, अच्छे कमेंट्स हैं भाई, सही है, रिवाइज एंड री इशूड इफ सब्सटेंटिव चेंजेस मेड, अगर तो सही है, उस बैक एंड फोर्थ ये हुआ, सारी चीज़ें भाई यहाँ भाई रिवाइज हुई, जब रिवाइज हो गया, रिवाइज ईडी अप्रूव्ड एंड इशूड एज स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड को फिर तैयार कर दिया कि हाँ भाई ये इस स्टैंडर्ड का नंबर है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये वो कंप्लीट, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन एक्स वाई जेड डेट। जैसे लॉ में होता है, लॉ में भी यही होता है ना, कि इसी तरह पहले बिल वो प्रेजेंट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इस तरह, और एक दफ़ा वो पूरी असेंबली से, सेनेट से, या कॉमन हाउस ऑफ लॉर्ड इधर उधर होके क्वीन या यूएस में प्रेसिडेंट, या इस तरह जब वो एक दफ़ा अप्रूव हो जाता है तो फिर बता दिया जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर डेट है, रात को 12 बजे के बाद या 2 बजे के बाद या अर्ली इन द मॉर्निंग या वट एवर, ये अप्लाई होगा। बिल्कुल यही हाल स्टैंडर्ड का भी, ये भी एक तरीके से लॉ ही है, लेकिन एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की तरफ से। सही है ना, that's the end. That's the end of this IFAC thing. Now you know what is IFAC. IFAC का रोल क्या है और IFAC और हमारा आपस में क्या रिलेशन है। सही है ना, IFAC का मिशन क्या है, IFAC का विजन क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, ऑल दैट। एंड देन देर आर कमिटीज़, एथिक्स कमेटी भी है, नॉट डिस्कसिंग, एजुकेशन कमेटी, पब्लिक, लेकिन हमारे मतलब की जो कमेटी है वो कौन सी है भाई, वो है IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, और उसमें जो हमारे मतलब की चीज़ वो बनाती है, वो क्या बनाती है, वो बनाती है आइज़ा। और वो आइज़ा कैसे, उसके बारे में बात हो गई कि भाई आइज़ा इफ़ देयर इज़ एनी क्लैश, फिर क्या होगा, अगर कोई लोकल रेगुलेशन अगर कंप्लीट आपने डिपार्ट कर दिया, क्या आइज़ा के साथ प्रोफेशनल जजमेंट चल सकती है, यस। क्या मिक्स एंड मैच भी चलता है, उसके अंदर भी रूम है, लेकिन अगर आपने कंप्लीटली डिपार्ट कर दिया तो क्या ऑडिट रिपोर्ट ये लिख सकती है, बेस्ड ऑन आवर ऑडिट दिस इज, बोला यू कैन नॉट राइट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बिकॉज यू कंप्लीटली डिपार्टेड एंटायरली, यू आर आउट। सही है ना, और लोकल कंट्रीज़ के लोकल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, फिर वो मेंशन करने होंगे। फिर हमने यही बात की कि अगर कोई क्लैश आ गया तो फिर क्या होगा, और द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हाउ टू डेवलप आइज़ास, कि भाई ये आइज़ा डेवलप कैसे होंगे। तो दैट्स इट। मुझे पता है कि ये कोई इतना, वंस अगेन एक ऐसा था ज़रा रूल बेस्ड बात कि जिसके अंदर आपकी जजमेंट भी थोड़ी कम, लेकिन एग्जामिनेशन एस्पेक्ट से बात करें, जैसे मैंने कहा ना कि एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत MTQs वगैरह उसमें वो पूछ लेता है, और उसने पूछा तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने ये कहाँ डिस्कस किया था, तो मैंने एक केस स्टडी में डिस्कस किया था। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय।